अगेन स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ विजुअलाइजिंग द नेशन। ठीक है ना। विजुअलाइजिंग द नेशन जहां से मैंने पॉइंट स्टार्ट किया था आज का, कि नेशंस को यूनिफिकेशन के बाद ब्रिटेन का या फ्रांस का, इटली का या जर्मनी का, हर एक नेशन चाहता था कि हमारा नेशन जो है दुनिया में दिख जाए, दुनिया में हमारी नेशन की तारीफ हो। और इसीलिए हर नेशन ने अपने आप को प्रमोट करने के लिए, दुनिया में आगे लाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट या कुछ यूनिक काम किए। उस काम में सबसे इंपॉर्टेंट था फीमेल एलिगोरीज। फीमेल एलिगोरीज को बनाने का मकसद यह था, वी आर प्रमोटिंग द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक। और इसी तरीके की दो फीमेल एल्गोरीज जो है वो यूरोपियन यूनियन के दो नेशंस ने बनाई थी। एक का नाम था जर्मनिया, जो जर्मनी की थी। एक का नाम था मैरिनी, जो फ्रांस की। These are the two important female allegories. They were drawn, picturized by two nations, the Germany and the France. ठीक है ना। तो ये विजुअलाइजिंग द, अपने नेशन को दिखाना, प्रमोट करना। जैसे इंडिया ने भारत माता किया, वैसे इन लोगों ने भी अपनी कुछ फीमेल एल्गोरिज प्रमोट कर दी। ठीक है ना। लेकिन इसी के बेसिस पे अब जब यूनिफिकेशन अलग अलग हो गया था, हर एक कंट्री अपनी अपनी नेशनल आइडेंटिटी प्रमोट कर चुकी थी। इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, हर कंट्री अलग अलग हो गई थी। लेकिन अब ये आपस में ओवर कॉन्फिडेंस में आकर एक दूसरे पे हमला करना स्टार्ट कर रहे थे। आपस में एक दूसरे को तक चेक करना चाह रहे थे, एक दूसरे की ताकत दिखाना चाह रहे थे कि भाई हम तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं। ये एक ट्रेड के बेसिस पे कि हम ट्रेड से तुमसे आगे हैं, कल्चर के बेसिस पे हम कल्चर में तुमसे आगे हैं। और ये जो एक दूसरे की ताकत चेक करना, एक दूसरे से नफरत करना, जेलेसी फील करना और हमला करना, दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंपरलिज्म। दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंपरलिज्म, है ना। अब इंपरलिज्म की मसले से ही जब ये आपस में जूझ रहे थे, आपस में लड़ रहे थे, आपस की जेलेसी की वजह से ये लोग लड़ रहे थे, उसी वक्त यूरोपियन यूनियन का, रशिया का एक पार्ट था बाल्कन, जहां पर ओटोमन एम्पायर की, वहां पर एक कैप्चर, कब्जा स्टार्ट हो चुका था। और उन्होंने पूरे बाल्कन एरिया को अपने अंडर में कंट्रोल कर रखा था। और ये चीज जब यूरोपियन यूनियन की मेन नेशन लाइक रशिया और बाकी कंट्रीज को पता चला, तो उन्होंने उस वक्त अपना ये एम्परलिज्म का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। और उस वक्त आपस में मिले और जो है बचाया, कंट्रोल किया किस एरिया को, बाल्कन एरिया को। दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द बाल्कन टेंशन। वो बाल्कन टेंशन यूरोपियन यूनियन की वजह से हुआ था, क्योंकि ओटोमन एम्पायर ने यूरोप के बाल्कन एरिया पे कब्जा किया था। ठीक है ना। अब जब सारे नेशंस ने आपस में हाथ मिलाया, इवन दो जर्मनी वाज आल्सो द पार्ट इन एट दैट टाइम, जर्मनी उस वक्त पार्ट था बचाने वाले इस नेशंस में। उस वक्त वो ओटोमन एम्पायर को भगाने में लगा था। लेकिन जो ही ओटोमन एम्पायर भाग गया, बाल्कन एरिया आएगा, आ गया किसके कंट्रोल में, यूरोप के कंट्रोल में। और यूरोप के कंट्रोल में किसके अंडर में, रशिया, ब्रिटेन, जर्मनी, है ना, ऑस्ट्रिया, इनके अंडर में। अब ये हुआ कि भाई अब कौन करेगा कंट्रोल इसको, भाई चार पांच नेशन से बचाया तो सबने एक साथ मिलकर, अब कौन करेगा कंट्रोल। इसमें हो गया आपस में क्या चीज, कॉन्फ्लिक्ट, इश्यू हो गया। और उसी इश्यू के बेसिस पे जर्मनी एग्जिटेड इटसेल्फ, जर्मनी ने खुद को एग्जिट करके बाहर निकल गया। और किसके साथ मिल गया, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर उस वक्त बाल्कन को छोड़कर, ऐसा नहीं था कि बाल्कन को छोड़कर ऑटोमन एम्पायर गिर गया, खत्म हो गया, नहीं नहीं। ऑटोमन एम्पायर उस वक्त तक 50% से ज्यादा दुनिया को कैप्चर कर चुका था। बाल्कन एरिया को छोड़ने का सिर्फ मकसद ये था कि यूरोप को मतलब टच नहीं करना, बस बाल्कन एरिया का मकसद ये था। बाकी इसने बाकी कॉन्टिनेंट्स को कैप्चर करके ऑटोमन एम्पायर की हुकूमत चल रही थी। यानी कि ऑटोमन एम्पायर का मतलब टर्की, टर्की की खिलाफत जो चल रही थी। तो जर्मनी को ये उस वक्त लगा कि अगर बाल्कन को छोड़कर ऑटोमन एम्पायर जा रहा है, तो क्यों ना बाल्कन जो ऑटोमन एम्पायर के साथ हाथ मिलाया जाए। और अगर इसके साथ हाथ मिलाया जाए और हम मिलके वापस आएंगे, किसके हमला करेंगे, यूरोपियन कंट्रीज पे, है ना। और यूरोपियन कंट्रीज पे हमला करने का मकसद ये था कि अगर ऑटोमन एम्पायर और जर्मनी ने मिलकर यूरोपियन कंट्रीज को हराया, तो दुनिया में सुपर पावर बनेगा कौन, ऑटोमन एम्पायर प्लस। दैट वाज द कॉन्सेप्ट। लेकिन रीजन क्या हुआ, इसमें लगा कम से कम 10-20 साल लगे इस सिस्टम को चलाने के लिए। और आगे जाकर 1914 में ये लोग आपस में बहुत ज्यादा छेड़खानी करते हैं। उस वक्त ब्रिटेन कब्जा कर रहा होता है किसको, इंडिया में। इंडिया ने ऑलरेडी इंडिया को कब्जा कर रखा था ना ऑलरेडी। इंपरलिज्म का ही वजह था कि ब्रिटेन ने इंडिया को कैप्चर किया था ज्यादा, इंपरलिज्म की वजह से ही। इंपरलिज्म की वजह, तब तक जो था वो उसको कहते कोलोनाइजेशन, क्या कहते थे। लेकिन इंपरलिज्म का कॉन्सेप्ट जब आया, जब यूरोपियन नेशंस ने आपस में एक दूसरे को हराने की कोशिश की, आपस में ताकत चेक की, उसी वक्त ब्रिटेन ने कंप्लीट इंपरलिज्म किया किसके ऊपर, इंडिया के ऊपर, कंप्लीट कैप्चर किया था। और उसी वक्त 1914 में जब यह सिलसिला जारी हुआ, तो ऑटोमन एम्पायर और जर्मनी ने मिलकर पहली बार जंग छेड़ी, किसके साथ, फ्रांस के साथ। किसके साथ,
फ्रांस के साथ, और फ्रांस के साथ इधर इटली भी था, और उधर उसके साथ आया रशिया भी, और बाद में इसके साथ मिला कौन? यूएसए। कौन मिला? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और यूएसए के मिलने के साथ ही 19, याद रखिए, 1914 में स्टार्ट होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसमें होते हैं दो ग्रुप, एक साइड होता है सेंट्रल पावर, क्या होता है, वर्सेस होता है किसके साथ? एलाइज। किसके साथ? एलाइज। सेंट्रल पावर में कौन सी कंट्रीज होती है? जर्मनी एंड ऑटोमन एम्पायर। और एलाइज में कौन सी कंट्री होती है? रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन एंड यूएसए। और यूएसए, यूएसए बाद में आता है, 1914 में स्टार्ट होता है, तो 1914 से लेकर 1917 तक जो जंग में लीड करता है, वो लीड करता है कौन? जर्मनी। जर्मनी बड़ी खतरनाक तरीके से इन कंट्रीज को बहुत जबरदस्त मारता है। इनकी इनकी आर्मी, इनके रिसोर्सेज, इनके सारी चीजों को तहस नहस कर देता है जर्मनी। लेकिन रीजन क्या होता है कि जो ही 1917 के बाद +18 आता है, 18 में एंड होता है इस जंग में कौन? यूएसए। जो ही यूएसए आता है, खत्म, पूरी तरीके से जर्मनी और ओटोमन एम्पायर तहस नहस, है ना। उसके बाद 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाती है, और 1919 में पहली ट्रीटी ऑफ वर्सलीज होती है। याद है? ट्रीटी ऑफ वर्सलीज होती है। वो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज किस किस के बीच में होती है? वो जर्मनी और प्राग के बीच में होती है, इसके बीच में होती है, ये जो यूरोपियन यूनियन के नेशन। और ये फिर कहते हैं कि अब जर्मनी के साथ क्या किया जाए। इन्होंने जो हमारे ऊपर जो सख्तियां की इन 3 सालों तक, 1914 से लेकर 1917 तक, इन्होंने रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसए, खास यूएसए के साथ तो नहीं किया, इन 3 कंट्रीज के साथ जो भी इन्होंने जुल्म किया, खासकर फ्रांस के ऊपर, जर्मनी ने फ्रांस में कम से कम करोड़ों की तादाद में लोगों को मारा था। और इवन दो रशिया की आर्मी को कम से कम 60 लाख रशिया की आर्मी को तबाह किया था। और यह सारा जो है इल्जाम लगाया गया किस पे? जर्मनी पे। फिर जर्मनी पे बहुत सारे इल्जाम लगाए गए कि आपको इतना इतना कंपनसेशन देना है, आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, जिसकी वजह से जर्मनी हो गया खत्म। और उसी वक्त एक बंदा था जो आर्मी में एक मैसेंजर का काम कर रहा था, उसका नाम था एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर उस वक्त अपने आप को उभर रहा था, और जो ही बढ़ गया वो जर्मनी को फिर आगे अपने कंट्रोल में रहता है, और अपने आप को अनाउंस करता है डिक्टेटर ऑफ द जर्मनी इन द ईयर ऑफ 1931। 1919 में हिटलर के सामने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स होती है। याद रखिए, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स 1919 में हिटलर के सामने होती है। और जब जर्मनी के साथ ट्रीटी की जाती है, तो हिटलर अपनी आंखों से देखता है। हिटलर अपनी बुक में लिखता है, उस बुक का नाम है मेन कैंप। मेन कैंप में लिखता है हिटलर अपनी बुक में, पेज नंबर 136 पे लिखता है, अगर लाइन सुननी हो तो लाइन नंबर 9 में, याद रखना, उस पर लिखा हुआ हिटलर ने, अगर ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स मेरे सामने ना होती तो दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वॉर कभी नहीं होती। वो सिर्फ एक जिद थी, वो अना थी, वो एक ईगो था, वो जेलेसी थी। किसके साथ? यूरोपियन यूनियन के साथ, कि हम इनको अपनी धूल वापस हटाएंगे। लेकिन वहां पर फिर से एक बार मात मिलती है, किसको? हिटलर को, जर्मनी को। वो लास्ट में फिर से, तब तक यूएसए अपने आप को फिर नहीं लाता इनके साथ। बाद में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है 1939 में, कब होता है? 1939 में। 1939 से 44 तक कंप्लीटली जर्मनी वर्ल्ड पे टॉप पे होता है। और ये बाकी ने जिनके साथ लड़ाई लड़ता है सेकंड वर्ल्ड वॉर में, वो होता है पोलैंड। कौन होता है? पोलैंड और फ्रांस। सबसे पहले स्टार्ट होता है सेकंड वर्ल्ड वॉर की जंग, जर्मनी को लड़ाई होती है किसके साथ? वर्सेस पोलैंड एंड फ्रांस। पोलैंड एंड फ्रांस जब थोड़ा थोड़ा कमजोर होने लगता है, खत्म होने लगता है, और इसकी मदद के लिए आता है उसी वक्त रशिया। कौन आता है? रशिया, सोवियत यूनियन, किसको कहते हैं? सोवियत यूनियन। लेकिन उसमें क्या होता है, उधर जैसे जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने सपोर्ट किसको किया था, वैसे यहां जर्मनी को सेकंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करने आए थे कौन चीज? जापान। कौन आया था? जापान। जापान ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। जापान ने गलती की थी, इन्होंने यूएसए के बेस पे एक बम डाला था, हल्का सा छेड़ के आ गए और चले गए। इनको नहीं मालूम था कि हम छेड़खानी किसके साथ कर रहे हैं भाई। अभी तक हिटलर टॉप पे चल रहा था। भाई साहब, तुमने सोचा कि तुम एक गुब्बारा फोंकोगे और आओगे? जब वहां से हिटलर ने इनकी इजाजत नहीं दी थी। जापान ने अपनी मर्जी, क्योंकि लड़ाई में चल रहा था, और लड़ाई में गए गए जाते जाते इन्होंने यूएसए की मिलिट्री बेस पे बम डाला। अब वहां पे कुछ लोग मर गए यूएसए के। अब जब यूएसए की ऑर्गेनाइजेशन को पता चलता है तो वो जग जाते हैं, शेर जग जाता है। जो ही शेर जग जाता है तो दुनिया का पहला एटॉम बम कहां पड़ता है? जापान, हिरोशिमा, जापान में। और तहस नहस हो जाता है जापान, और वही एंड होता है सेकंड वर्ल्ड वॉर। एंड दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर।